सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ बीसू। तो कैसे हैं आप लोग? तो बेसिकली आज हम लोग हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का जितना भी एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन है और एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो सारे को हम लोग सॉल्व करेंगे। और ऐसा हम लोग सबको ही जानते हैं कि जो भी 2021 में जो है सिलेबस में से एवोल्यूशन को हटा दिया गया है, तो जहां पे भी एवोल्यूशन रिलेटेड क्वेश्चन होगा मैं वहां पे आपको बता दूंगा, आप लोग चाहो तो उसको स्किप कर सकते हो। ठीक है, इस चैप्टर से बहुत टफ लेवल, टफ नहीं कह सकता हूँ, मतलब बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, वैरायटी में क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप उसको स्किप कर दीजिएगा। आप एक दो बार उसको देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का लेक्चर अब स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग इंटेक्स क्वेश्चन देख लेते हैं, देन हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पेज नंबर 143 पे कुछ क्वेश्चन है, चलिए उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? इफ ए ट्रेट ए एग्जिस्ट इन 10% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एन asexually reproducing species and a trait B exist in 60% of the same population, which trait is likely have arisen earlier। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक कोई ट्रेट ए है और दूसरा ट्रेट बी है। ठीक, एक 100% पॉपुलेशन है, उसमें क्या है कि जो ट्रेट बी है वो ट्रेट 60% पॉपुलेशन में है। ठीक, और जो ट्रेट ए है वो 10% पॉपुलेशन में है। अब आपको क्वेश्चन में ये बताना है आंसर इसका कि इन दोनों ट्रेट में सबसे पहले कौन सा ट्रेट उस पॉपुलेशन में आया था। अब इसको मैं एक एग्जांपल से समझाऊं तो मान लो आपका घर है, उसमें 100 मेंबर हैं। ठीक है, 100 मेंबर में जो है 60 जो मेंबर हैं, यानी कि 60% जो मेंबर हैं उनका आई का जो कलर है वो क्या है? ब्लू है। ठीक है, और उसमें 10% जो मेंबर हैं उनका आई का कलर ब्लैक है। और मैं आपसे पूछूं कि इसमें से इन दोनों में से आई का कलर ब्लैक वाले जो हैं वो ट्रेड पहले आए थे आपके घर में मेंबर, कि जो ब्लैक आई वाले हैं वो पहले आए थे? तो आप लोग का आंसर आएगा कि नहीं, ब्लू वाले जो ट्रेड जो आई कलर वाले थे मेंबर वो बहुत दिन से हैं। क्यों? क्योंकि उनका नंबर ऑफ ज्यादा है, ज्यादा नंबर में है, यानी कि वो ट्रेड पहले राइजन हुआ होगा। तो इसी तरह यहाँ पर भी ट्रेड बी जो है वो ज्यादा पॉपुलेशन में है, यानी कि हम लोग सब लाइकली ले सकते हैं कि वो पहले पॉपुलेशन में अराइज हुआ होगा। ठीक है, और अराइज अर्लियर हुआ होगा। तो ट्रेट बी, बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन मोर मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन, इट इज लाइकली टू हैव arisen earlier and has now spread 60% of population. A trait new, A is new and spread only 10%। सिंपल क्वेश्चन, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशन इन ए स्पीसीज प्रमोट सर्वाइवल? बेसिकली इस क्वेश्चन में हम लोग से पूछा गया है कि वेरिएशन जो है कैसे स्पीसीज के सर्वाइवल में मदद करता है। एकदम इजी क्वेश्चन। आप बताओ, वेरिएशन आता है तभी ना जाके वो स्पीसीज सर्वाइवल कर पाता है चेंजिंग इन्वायरमेंट कंडीशन में। जैसे कि क्या होता है कि रैंडमली इन्वायरमेंट का कंडीशन टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है, कभी कभी रैंडम भी चेंज हो जाता है। ठीक, इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। मैं यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर मैं जो लिखा हूँ ना वही चीज आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जहाँ मुझे लाइन बाई लाइन जरूरत पड़ेगी वहां लाइन भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो देखो, मान लो आपके पास एक तालाब है, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, उन्होंने रिप्रोडक्शन किया, उसमें कुछ ऑफ जो नए बैक्टीरिया प्रोड्यूस हुए उनके पास कैपेसिटी था कि वो हाई मतलब हीट को भी क्या करेंगे? एडॉप्ट कर लेंगे, सर्वाइव कर लेंगे हाई टेम्परेचर में भी। ठीक, लेकिन पुराने वाले हाई टेम्परेचर में ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। रैंडमली क्या हुआ? ग्लोबल वार्मिंग हुआ और वहाँ का टेम्परेचर बढ़ गया पॉन्ड का। ठीक, अब क्या हुआ कि जितने भी जो बैक्टीरिया थे उनका डेथ हो गया, लेकिन जो रिप्रोडक्शन के दौरान वेरिएशन आया था, क्या वेरिएशन आया था? हीट टॉलरेट करने का कैपेसिटी, हीट ज़्यादा सहने का कैपेसिटी। वो वाले बैक्टीरिया आराम से उसमें सर्वाइव कर गए। इससे क्या हुआ कि वो बैक्टीरिया, उन बैक्टीरिया के वजह से उस बैक्टीरिया का स्पीसीज बच गया। अगर वो नहीं होते वेरिएंट वाले तो वो पूरा बैक्टीरिया का स्पीसीज खत्म हो जाता। तो आई होप आपको ये भी चीज समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पेज नंबर 147 पे कुछ क्वेश्चन है, चलिए उनको हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डू मेंडल एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट में बी डोमिनेंट और
रिसेसिव। मेंडल साहब के कौन से एक्सपेरिमेंट या कौन एक्सपेरिमेंट में कैसे उन्होंने बताया कि जो ट्रेट होते हैं या तो डोमिनेंट होते हैं और या तो रिसेसिव होते हैं, यानी कि दोनों होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जब वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उसमें जो देखा था उन्होंने इनिशियली में क्या लिया था, दो, एक टॉल प्लांट लिया था और एक शॉर्ट प्लांट लिया था। उससे जब वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किए क्रॉस करके, तो पहला जो जनरेशन था उसमें सारे ही प्लांट जो हैं वो क्या हो गए, टॉल प्रोड्यूस हो गए, ठीक। लेकिन F2 जनरेशन में क्या हुआ, कुछ प्लांट टॉल प्रोड्यूस हुए। अब मतलब वो F1 जनरेशन के सारे टॉल को लेके जब वो फिर F2 जनरेशन के लिए क्रॉस कराएं, तो F2 जनरेशन में क्या हुआ, सारे टॉल नहीं प्रोड्यूस हुए, उसमें कुछ ड्वार्फ भी प्रोड्यूस हो गए, ठीक। तो इसके बेसिस पे उन्होंने कहा, इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, कि जो भी कैरेक्टर जो है F1 जनरेशन में एक्सप्रेस करता है अपने आप को, वो होता है डोमिनेंट, ठीक। और जो नहीं एक्सप्रेस करता है वो होता है रिसेसिव, ठीक है। और इसमें अगर ज्यादा नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बेसिकली मोनो हाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट भी आप लोग क्रॉस भी अपना टेबल बना के आप लोग करा सकते हो, नंबर के हिसाब से आप लोग लिख देना इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, how do Mendel experiments show that traits are inherited independently? यानी कि मेंडल का जो कौन सा एक्सपेरिमेंट था, कैसे शो किया कि जो ट्रेट्स होते हैं इनहेरिट होते हैं इंडिपेंडेंटली, ठीक है। तो ड्यूरिंग डाइहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट, मेंडल ऑब्जर्व दैट व्हेन टू पेयर ऑफ ट्रेट्स वेयर कंसीडर्ड, each trait expressed independent of each other. Thus, Mendel was able to propose law of independent assortment which says about independent inheritance of traits. देखो मेंडल साहब जब डाई हाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट कराए थे तो आप लोग पढ़े भी होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करिए, इस चैप्टर का प्लेलिस्ट आपको मिलेगा, आप लोग सीरीज वाइज देख लीजिए, क्योंकि ये चैप्टर से कॉन्सेप्चुअल बहुत क्वेश्चन आता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये चैप्टर ही नहीं समझ में आता है, तो आप लोग वहां से पहले समझ लीजिएगा तब आप लोग ये सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक। देखो अब बताते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस में मेंडल साहब ने क्या किया, दो कैरेक्टर का लेके स्टडी किया, ठीक, एक्सपेरिमेंट में। अब एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने और पाया कि जो दो कैरेक्टर उन्होंने लिया था, अब जस्ट से जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, ये एक सीड है, ये रेड कलर का तो है ही, साथ में इसका शेप जो है राउंड है, और एक दूसरा सीड है यहाँ पर, देखो यहाँ पर मैं एक दूसरा सीड लेता हूँ जो कि ये रिंकल है शेप में, लेकिन ये कलर में ब्लू है, ठीक। तो ऐसा नहीं है, ये कैरेक्टर जो है यानी कि ये जो राउंड सीड और रेड कलर है ये साथ ही जाएगा, ठीक, ऐसा नहीं होता है, ठीक। उस एक्सपेरिमेंट में पता चल गया, ये शेप राउंड होते हुए भी इसका सीड का जो कलर है वो ब्लू हो सकता है, ठीक, ऐसा नहीं है। यानी कि जो सीड का शेप है वो अलग, कैरेक्टर जो है वो अलग जाता है, और जो सीड का कलर है वो कैरेक्टर अलग जाता है, ऐसा नहीं है कि ये दोनों साथ जाता है। तो बेसिकली यही चीज था, उन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस का एक्सपेरिमेंट कराया था तो उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व कर लिया कि कैरेक्टर जो है इनहेरिट होते हैं इंडिपेंडेंटली, ठीक है। यानी ड्यूरिंग डाई हाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट उन्होंने ये पता किया था, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 3, ए मैन विथ ब्लड ग्रुप ए मैरी विथ ए ओमेन विथ ब्लड ग्रुप ओ। एक मैन है जिनका ब्लड ग्रुप ए है और वो शादी करते हैं ब्लड ग्रुप ओ वाले लेडी से, ठीक है। एंड देयर डॉटर हैज ब्लड ग्रुप ओ। अब उनकी जब बेटी होती है तो उसका ब्लड ग्रुप जो होता है वो ओ हो जाता है, ठीक है। इज दिस इंफॉर्मेशन एनफ टू टेल यू विच ऑफ द ट्रेट ब्लड ग्रुप ए और ओ इज डोमिनेंट, वाई और वाई नॉट। देखो बेसिकली यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक मैन है जिसका ब्लड ग्रुप ए, शादी करता है जिस लेडी से या जिस फीमेल से, उसका ब्लड ग्रुप है ओ, उसकी बेटी जब होती है तो उसका ब्लड ग्रुप होता है ओ, ठीक। तो अब बताओ इन दोनों में से मतलब डोमिनेंट ट्रेट कौन है, क्या आप बता सकते हो, वाई और वाई नॉट। तो देखो बेसिकली यहाँ पर दो जनरेशन का स्टडी दिया है, पहला तो पेरेंटल जनरेशन दे दिया है और दूसरा जो है F1 जनरेशन दिया है, ठीक है। उनका बेटी F1 जनरेशन लेट से हम लोग मान लेंगे, ठीक। अब इसके बेसिस पे क्या हम लोग बता सकते हैं कौन ट्रेट डोमिनेंट है, नहीं। एटलीस्ट हमको 3 जनरेशन चाहिए ना जी, हमको तीसरा जनरेशन देखेंगे ना, उसमें कोई नया तो नहीं ना एराइज हो गया है, ठीक। तो बेसिकली ये जो इंफॉर्मेशन है ये सफिशिएंट नहीं है, हम लोग को एटलीस्ट 3 जनरेशन चाहिए, तब जाके हम लोग इस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, ठीक है। तो चलिए आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4,
हाउ इज द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड डिटरमाइंड इन ह्यूमन बींग्स। बेसिकली ह्यूमन बींग्स में चाइल्ड का सेक्स जो है वो कैसे डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा मैं आपको अच्छे से समझाने का कोशिश करूंगा, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा चांस होता है आने का, ठीक है। तो देखो, ऑल ह्यूमन सेल्स कंटेन 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम। एज वी ऑल नो, हम लोग सबको ही जानते हैं कि 23 जो है पेयर ऑफ क्रोमोजोम हर आदमी के, हर ह्यूमन बींग्स के सेल में होता है, ठीक। अब इसमें से जो होता है 22 जो क्रोमोजोम होता है वो होता है ऑटोजोम, और ये जो ऑटोजोम होता है जनरल कैरेक्टर उस ऑर्गेनिज्म या उस इंडिविजुअल का डिसाइड करता है, ठीक। यानी कि आई का कलर, हेयर का कलर, स्किन का टोन, हाइट वगैरह वगैरह बहुत सारा चीज डिसाइड करता है। लेकिन जो लास्ट पेयर होता है वो होता है सेक्स क्रोमोजोम, और वही जो पेयर होता है वो डिसाइड करता है किसी भी इंडिविजुअल का सेक्स, यानी कि वो फीमेल होगा कि मेल होगा, ठीक। तो ओमेन के पास जो ये सेक्स क्रोमोजोम होता है वो दोनों जो है पेयर में है तो दो होता है, तो दोनों जो होता है वो एक सेक्स होता है। वही जो मेल होता है, मेल के पास जो होता है ये एक्स एंड वाई होता है, ठीक। तो आई होप आपको यहाँ तक सब समझ में आता है। अब देखो क्या होता है, द गैमिट एज वी नो रिसीव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम ड्यूरिंग गैमिट फॉर्मेशन। अब हम लोग सब कोई जानते हैं कि जब गैमिट बनता है तो क्रोमोजोम हाफ हो जाता है एक गैमिट में, यानी कि 50% जो है हो जाता है मेल का गैमिट और 50% जो होता है फीमेल का गैमिट, और जाइगोट में आके क्या हो जाता है 100%, ठीक है। तो ये चीज कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका। तो देयरफॉर मेल गैमिट, यानी कि मेल गैमिट क्या होता है, स्पर्म रिसीव 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई। अब देखो ये 22 जो है पेयर में है तो उसका हाफ क्या हो जाएगा, 22 ही हो जाएगा, यानी कि 44 ना हुआ, 44 का यानी कि 22 हो गया। अब मेल के पास क्या है, एक्स है और वाई है, तो एक गैमिट मतलब कि गैमिट स्पर्म तो बहुत सारा बनेगा, तो पॉसिबिलिटी ये आता है कि कुछ स्पर्म में जो है ये एक्स आ जाए यहाँ पर, या कुछ स्पर्म में जो वाई आ जाए। तो बेसिकली यहाँ पर यही लिखा है 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई क्रोमोजोम स्पर्म में जाएगा। और वही एग की बात की जाए तो वहां पर भी 22 जो होता है पेयर में ऑटोजम्स होता है, तो 22 यानी कि 44, तो उसका हाफ कर दो तो क्या हो जाएगा 22, और प्लस यहाँ पर तो दोनों एक्स ही एक्स है सेक्स क्रोमोजोम, तो या तो ये एक्स आए या तो ये एक्स आए, तो बात यही हो जाएगा 22 प्लस एक्स हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर गैमिट हम लोगों ने बना लिया दोनों मेल और फीमेल। अब देखो क्या होता है, नाउ वेन ए स्पर्म कैरिंग एक्स क्रोमोजोम, अगर वैसा स्पर्म जो एक्स क्रोमोजोम कैरी कर रहा है, यानी कि ये वाला कंडीशन को कैरी कर रहा है 22 प्लस एक्स, ठीक, तब वो जाके अगर एग को फर्टिलाइज कर देता है, ठीक है, फर्टिलाइज कर दे जाता है, ठीक, तो रिजल्टिंग जाइगोट डेवलप्स इनटू ए फीमेल। जब उसके बाद जब वो फर्टिलाइज कर देता है तो जो जाइगोट है वो डेवलप होके फीमेल में चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये फीमेल के पास जो था 22 प्लस एक्स था, इसके पास तो कोई चांस ही नहीं है, और मेल वाला के पास तो चांस था, तो वो 22 प्लस एक्स ही वाला आता है। तो देखो यहाँ पर एक्स एक्स 2 हो गए और ये 44 हो गया, यानी कि 22 प्लस एक्स एक्स हो गया, तो ये क्या हो गया जाइगोट, ये आगे डेवलप होकर फीमेल बन जाएगा, ठीक। वही वेन स्पर्म कैरिंग वाई क्रोमोजोम फर्टिलाइजेज एन एग कॉन्टेंट्स एक्स, सर यहाँ पर ये वाई आप लोग करोगे, वाई आप लोग करोगे, वाई क्रोमोजोम द रिजल्टिंग जाइगोट डेवलप्स इनटू मेल एक्स वाई कंडीशन। देखो अब फीमेल का क्या था, एक्स प्लस 22, ठीक। अब यहाँ पर स्पर्म कौन आके फ्यूज कर रहा है, जिसके पास वाई क्रोमोजोम है, ठीक, तो वो क्या होगा 22 प्लस वाई, ठीक। तो ये 22 कितना हो जाएंगे 44, यानी कि 22 पेयर में और प्लस एक्स एंड वाई, ठीक। अब ये जो है, ये जो जाइगोट है ये क्या चीज में डेवलप होगा आप बताओ, बॉय में डेवलप हो जाएगा, मेल चाइल्ड में डेवलप हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा कि सेक्स डिटर्मिनेशन जो है कैसे होता है ह्यूमन बींग्स में, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। सो देखिए यहाँ से अब एवोल्यूशन का क्वेश्चन शुरू हो गया है, ठीक है। तो मैं पहले ही आप लोग को बता दे रहा हूँ, अगर आप लोग नॉलेज के लिए अगर पढ़े हो चैप्टर तो ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, अदरवाइज आप लोग आगे स्किप कर दो और एक्सरसाइज क्वेश्चन पे जा सकते हो, ठीक है। तो पेज नंबर 150 पे कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, चलिए उनको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, What are the different ways in which individual with a particular trait may increase in a population? अब क्या क्या तरीका है, डिफरेंट तरीका है जिसके वजह से जो है इंडिविजुअल का जो पार्टिकुलर ट्रेट है वो पॉपुलेशन में इंक्रीज कर जाए। तो आप लोग एवोल्यूशन पढ़े हैं तो उसमें आप लोग को याद है, आप लोगों ने इलस्ट्रेशन पढ़ा होगा एक बीटल के पॉपुलेशन का। तो बेसिकली एक होता है नेचुरल सिलेक्शन और दूसरा होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। इन्हीं दो के वजह से कोई एक ट्रेट जो है उस
पॉपुलेशन में बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो सर्टेन वेरिएशन गिव राइज सर्वाइवल एडवांटेज टू इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन इन ए चेंजिंग सिचुएशन रिजल्टिंग द इंक्रीज ऑफ देयर पॉपुलेशन। तो बेसिकली देखो होता क्या है, बहुत सारे लेट से ग्रीन कलर का झाड़ी है, उसमें बहुत सारे रेड बीटल्स हैं। अब रिप्रोडक्शन हुआ, वेरिएशन हुआ, तो क्या हुआ, ग्रीन कलर का एक बीटल प्रोड्यूस हो गया। अब झाड़ी ग्रीन और वो बीटल ग्रीन, अब दोनों ग्रीन ग्रीन हो जाने की वजह से क्या हुआ, वहां पे कुछ कौआ रहता था, क्रो रहता था, उसको क्या होता था, वो ग्रीन वाला नहीं दिखता था और रेड वाला दिखता था, तो रेड वाला को खाते गया, ग्रीन वाला जो है अपना रिप्रोडक्शन के दौरान क्या हुआ, अपना जो है नंबर बढ़ाते गया उस पॉपुलेशन में। कुछ टाइम के बाद पूरा रेड खत्म, पूरा ग्रीन बच गया। क्यों ग्रीन बच गया, क्योंकि कौआ को वो नहीं दिखा, तो इससे क्या हुआ, वो बच गया, वो बढ़ गया, अपना नंबर पॉपुलेशन में बढ़ा लिए। क्यों, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन की वजह से, यहाँ पर उसका नेचर सिलेक्शन कर रहा है, ठीक। वही दूसरा जो है जेनेटिक ड्रिफ्ट है, ठीक। इसमें क्या होता है, एक्सीडेंट इन ए स्मॉल पॉपुलेशन इफ दे गिव नो सर्वाइवल एडवांटेज एंड ऑल्सो लीड इन इंक्रीज ऑफ सर्टेन इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन। देखो इसमें उसके अपोजिट होता है नेचुरल सिलेक्शन के। नेचुरल सिलेक्शन में क्या हुआ, वो जो है ग्रीन वाला, उसको सर्वाइव करने का एडवांटेज मिला, तब ना वो बढ़ा, नेचर उसको सिलेक्ट किया, ठीक। लेकिन जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या होता है, सेम वही एग्जांपल हम लोग लेंगे, ठीक है, समझना इस चीज को, ठीक। ग्रीन कलर का बहुत सारा झाड़ी है, ठीक, उसमें रेड बीटल है, रिप्रोडक्शन हुआ, आपकी ब्लू कलर का प्रोड्यूस हो गया, तो लेकिन वो क्रो को ब्लू वाला भी दिखेगा, रेड वाला भी दिखेगा और खाएगा। अब इनिशियली क्या हुआ, एक हाथी वहां से जा रहा था, हाथी ने उस झाड़ी पे पैर रखा, सारे रेड बीटल मरे, सारे रेड, ब्लू वाले बचे। ब्लू वाले अब पूरा पॉपुलेशन में रिप्रोडक्शन किए, बढ़ाते बढ़ाते पॉपुलेशन बढ़ा लिए। यहाँ पर क्या हुआ, ये एक ट्रेट का पॉपुलेशन बढ़ा दिया, पूरा ब्लू कलर का पॉपुलेशन हो गया, लेकिन उसको कोई एडवांटेज नहीं मिला सर्वाइवल का, ठीक। वो एक एक्सीडेंट की वजह से उसका जो ट्रेट है वो पॉपुलेशन में बढ़ गया। ट्रेट यानी कि कलर ब्लू जो है वो बढ़ गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। वाई आर द ट्रेट्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल नॉट इनहेरिटेड। तो बेसिकली क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एक्वायर्ड जो ट्रेट्स होते हैं वो इनहेरिट क्यों नहीं होते हैं, मतलब एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन। क्योंकि देखो ये जो इनहेरिटेड ट्रेट्स होता है, ये ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने लाइफ टाइम में गेन करता है, ठीक। ये जो एक्वायर्ड ट्रेट्स होते हैं ये कोई चेंज नहीं लाते हैं जीनोटाइप में, यानी कि मान लो हम गए और जिम में मसल की बनाए, और ऐसा नहीं है कि मेरा जो ऑफस्प्रिंग आएगा उसमें उसका मसल ऑलरेडी बना आएगा। क्यों, क्योंकि ये जो मसल बन रहा है ये मसल बनता है नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स में, ठीक है, सोमैटिक सेल्स में। इस ये जीनोटाइप डीएनए वगैरह में इसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं होता है, इसीलिए जो है ये एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ऑफ 3, why are the small number of surviving tiger a cause of worry from point of view of genetics। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्यों जो है आज टाइगर जो है बहुत कम नंबर में सरवाइव कर रहा है, वो हम लोग के लिए मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है पॉइंट ऑफ व्यू से, जेनेटिक्स के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। देखो क्या हो रहा है, देखो द स्मॉल नंबर ऑफ टाइगर्स इन ए पॉपुलेशन डू नॉट अलाउ द लार्ज नंबर ऑफ वेरिएशन टू अकर विच आर एसेंशियल टू सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज। अब देखो जब बहुत कम नंबर में पॉपुलेशन में जो है टाइगर है, तो वो रिप्रोडक्शन करेगा तो वहाँ पे वेरिएशन भी बहुत कम होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत कम नंबर में है, ठीक। तो वेरिएशन कम हो रहा है, यानी कि उसको सर्वाइवल में भी प्रॉब्लम होगा, ठीक है। और देखो ये चीज़ तो पहला चीज़ हो गया कि हाँ सर्वाइवल में उसको आगे कमी होगा, ठीक। वेरिएशन नहीं आएगा तो वो चेंजिंग इन्वायरमेंट में ज़्यादा सर्वाइव नहीं करेगा, और एक ऑलरेडी कम नंबर में है। द स्मॉल नंबर ऑफ टाइगर also indicates that existing tiger variants are not well adapted to existing environment and may extinct soon। और ये चीज, ये जो कम नंबर ऑफ टाइगर जो पॉपुलेशन में है, ये एक चीज और दिखाता है कि ये जो अब इन्वायरमेंट अभी है, इस इन्वायरमेंट में ये टाइगर सरवाइव नहीं कर पा रहा है, तभी ना इतना कम हो गया। सरवाइव करता तो ज्यादा होता। हेंस ए स्मॉल नंबर ऑफ टाइगर सर्वाइविंग टाइगर इज ए कॉज ऑफ वरिंग फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जेनेटिक्स। तो बेसिकली यही क्वेश्चन था कि वो कम है तो उसके अंदर रिप्रोडक्शन होगा तो वेरिएशन भी नहीं आएगा, और वो वेरिएशन नहीं आएगा, और आप लोग जानते हैं वेरिएशन चेंजिंग इन्वायरमेंट में कितना बड़ा रोल प्ले करता है उसको सर्वाइव करने के लिए। एक पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये भी हो जाएगा कि अभी के इन्वायरमेंट में टाइगर कम है, यानी कि वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, तभी जो है ना कम हो गया है। तो बेसिकली यही इसका आंसर है, सॉल्यूशन है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
सो नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है पेज नंबर 151 पे, चलिए उसको देखते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट फैक्टर्स वुड लीड टू द राइज ऑफ ए न्यू स्पीसीज। किस किस फैक्टर पे जो है न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है, आते हैं। बेसिकली यहाँ पर पूछा गया है कि क्या वेज है स्पेसिएशन का। स्पेसिएशन का मतलब क्या होता है, पुराने स्पेसीज से नए स्पेसीज का बनना। तो बेसिकली यहाँ पर यही ना, न्यू स्पेसीज का राइज कैसे होगा, पुराने ही स्पेसीज से। तो पूछ रहा है क्या फैक्टर्स हैं स्पेसिएशन के। ठीक, तो स्पेसिएशन कैन हैपन इफ two group of same population are somehow prevented from each other for several generations. Of this happen because of geographical isolation. So both of these groups grow in a different environment and evolve to form new species. This leads to the formation of new species. देखो, अब देखो इसका एक तरीका है जिसके वजह से ये जियोग्राफिकल ये स्पेसिएशन होता है, न्यू स्पेसीज आता है। मैं यहाँ पर मान लो एक पॉपुलेशन है, ठीक, इसमें क्या है बहुत सारे जो हैं, और मान लो टाइगर्स रहते हैं, ठीक है, लेट से टाइगर नहीं रहते हैं, बहुत सारे मतलब कि ऑर्गेनिज्म रहते हैं। अब क्या होता है, ये पॉपुलेशन किसी भी तरह से मान लो बीच से क्या हुआ, रिवर बहने लगा, ठीक। अब क्या हुआ, इधर कुछ ऑर्गेनिज्म और इधर कुछ ऑर्गेनिज्म दोनों अलग अलग हो गए, सेपरेटेड हो गए एक दूसरे से। ये दोनों ऑर्गेनिज्म सेम पॉपुलेशन के हैं, लेकिन ये सेम स्पीसीज के हैं, लेकिन क्या हुआ, यहाँ नदी बहने लगा और दोनों सेपरेट हो गए, अलग अलग हो गए। अब इधर साइड के पॉपुलेशन में ये अपना क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, अपना नया ऑप्शन को प्रोड्यूस करेंगे। इधर साइड में ये अपना रिप्रोडक्शन करेंगे, नए ऑप्शन को प्रोड्यूस करेंगे। इधर जो वेरिएशन आएगा जरूरी नहीं है वो भी इधर वेरिएशन आए, नहीं है, एकदम जरूरी नहीं है। वेरिएशन रैंडम प्रोसेस है, ठीक है। तो दोनों साइड अलग अलग वेरिएशन आएंगे, बहुत सारा नया नया इसमें कैरेक्टर आएगा, इसमें नया नया कैरेक्टर नया नया प्रोड्यूस होगा। और जब हम लोग 1-2 लाख साल के बाद देखेंगे, मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद देखेंगे, तो पाएंगे कि ये जो है अलग स्पेसीज हो गया और ये जो है अलग स्पेसीज हो गया। यानी इन दोनों को जब एक साथ लाएंगे तो ये दोनों कंप्लीटली डिफरेंट स्पीसीज हो जाएंगे, ठीक। और इसी के वजह से जो है नया स्पेसीज का फॉर्मेशन हो गया, ठीक, पुराने स्पीसीज से। और इसी प्रोसेस को कहते हैं ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। देखो ये ज्योग्राफिकली एक पॉपुलेशन जो है वो अलग हो गया, इसी की वजह से जो है न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। आई होप मैं यहाँ पर आप लोग को ये चीज क्लियर कर दिया होगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 2, will geographical isolation be a major factor in speciation of self-pollinating plants species? Why or why not? क्या ज्योग्राफिकल जो आइसोलेशन है वो मेजर फैक्टर बन सकता है स्पेसिएशन का सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट में? तो इसका क्या आंसर है आपको, अगर क्यों और क्यों नहीं, मतलब ये बन सकता है तो हाँ क्यों, और नहीं भी बन सकता है तो क्यों, ठीक। तो सिंस द प्लांट्स आर सेल्फ पॉलिनेटिंग, वैसे प्लांट जो सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं, विच मीन्स द pollen are transferred from the anther of the flower to the stigma of same flower or another flower of the same plant। अब सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट है, इसका मतलब क्या है कि उस प्लांट का जो है एक ही फ्लावर के अंदर जो है पॉलन ग्रेन जो है, सॉरी एंथर का जो पॉलन है उसके स्टिग्मा पर जाएगा, या उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन है उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, एक ही प्लांट कहीं भी ले जाके रख दो, किसी भी कोना में ले जाके रख दो, उस प्लांट का ही पॉलन ग्रेन उसी प्लांट के जो है स्टिग्मा पे जाएगा। यानी कि उसी प्लांट का जो एंथर है उस पे पॉलन ग्रेन होगा, ठीक, और वो पॉलन ग्रेन उसी प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर जाएगा। तो उसको हम कहीं भी ले जाएं तो वो पॉलन ग्रेन तो उस पे जाएगा ही। तो इसमें ज्योग्राफिकल आइसोलेशन का कोई रोल प्ले नहीं है, ठीक। देयरफॉर ज्योग्राफिकल आइसोलेशन कैन नॉट प्रिवेंट स्पेसिएशन इन दिस केस। यहाँ पर अगर स्पेसिएशन होने वाला भी है तो उससे ज्योग्राफिकल आइसोलेशन से कोई फर्क नहीं है, क्योंकि प्लांट तो एक ही ना है, उसी में रिप्रोडक्शन हो रहा है, कहीं भी रख दो उसको वो तो अपना रिप्रोडक्शन कर लेगा, ठीक है। और अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, विल ज्योग्राफिकल आइसोलेशन बी द मेजर फैक्टर इन द स्पेसिएशन ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूसेज एसेक्सुअली, वाई और वाई नॉट? अब देखो ये तीसरा नंबर क्वेश्चन भी ऊपर वाले टाइप का ही है। देखो इसमें क्या पूछा गया कि क्या जो जियोग्राफिकल आइसोलेशन है वो मेजर फैक्टर हो सकता है स्पेसिएशन ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूसेज एसेक्सुअली, यानी कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें जो है ज्योग्राफिकल जो आइसोलेशन है वो फैक्टर हो सकता है स्पेसिएशन का, ठीक।
तो बेसिकली देखो इसका भी आंसर वही होगा। एसेक्सुअली जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, वहां पर सिर्फ एक पेरेंट जो होता है वो नए ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर देता है। ठीक, तो इन एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म वेरिएशन कैन ऑकर ओनली व्हेन द कॉपी ऑफ डीएनए इज नॉट एक्यूरेट। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली वेरिएशन कब प्रोड्यूस होगा, एक पेरेंट का जो डीएनए है उसी में कॉपी होगा, तो उसमें जो थोड़ा बहुत मतलब कि इनएक्यूरेसी आ जाएगा तो उसमें वेरिएशन क्रिएट हो जाएगा। ठीक, तो इससे क्या होगा, उस मतलब ऑफस्प्रिंग में सिर्फ उसी एक पेरेंट कैपेबल है, रिप्रोडक्शन कर रहा है, अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर रहा है। देयरफॉर ज्योग्राफिकल आइसोलेशन cannot prevent the formation of new species in asexually reproducing organism। अब देखो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, एक ऑर्गेनिज्म है, उसको या तो एक पास रख दो या दूसरे जगह रख दो, वो तो दो आदमी का जरूरत है नहीं, दो इंडिविजुअल का जरूरत है नहीं नए ऑप्शन को प्रोड्यूस करने के लिए, वो अकेला कहीं भी रहेगा तो प्रोड्यूस करेगा। वो जियोग्राफिकली आइसोलेटेड एक जगह से दूसरे जगह उसको कर दो या दूसरे से तीसरे कर दो, ऐसा कोई फर्क उसको नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वहां पे एक पेरेंट कैपेबल है। सेम वहां पर जैसे सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट था उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उसी तरह यहाँ, लेकिन हाँ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म वो है, उसको अगर हम लोग उसका ज्योग्राफिकल आइसोलेशन कर देते हैं तो उसमें फर्क आ जाएगा, क्योंकि वहां पर दो इंडिविजुअल की नीड पड़ जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो कुछ क्वेश्चन जो है पेज नंबर 156 पे हैं, चलिए उनको समझ लेते हैं। ठीक, तो गिव एन एग्जाम्पल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स being used to determine how close two species are in evolutionary terms। हम लोग को कोई ऐसा एक एग्जाम्पल देना किसी एक कैरेक्टरिस्टिक का जिसके बेसिस पे हम लोग डिटरमाइन कर सकें कि दो स्पीसीज जो हैं एवोल्यूशनरी टर्म में एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ठीक है, क्लोज हैं। ठीक, तो प्रेजेंस, इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। The presence of feeders in dinosaur and birds indicate that they are evolutionary related। जैसे कि हम लोग जानते हैं डायनासोर के पास जो है फीडर्स होता था, ठीक, और आज बर्ड के पास भी फीडर है। ठीक, अब ये हम लोग डायनासोर के पास फीडर है कैसे जानते थे, तो हम लोग फॉजिल्स हम लोग को मिला था, उसका स्टडी करके पता चला था, ठीक, कि उसके पास फीडर था और आज बर्ड्स के भी पास फीडर है। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि हाँ ये दोनों इवोल्यूशनरी रिलेटेड हैं। ठीक, अब देखो जो डायनासोर का जो फीडर था वो फ्लाई करने में मदद उसका नहीं करता था, लेकिन वो फीडर उसको इंसुलेशन प्रोवाइड करता था, गर्मी प्रोवाइड करता था ठंडे के दिन में। ठीक, लेकिन फीडर जो है बर्ड्स में वो आज यूज होता है फ्लाई करने में। दिस प्रूव दैट रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स आर क्लोजली रिलेटेड एंड द इवोल्यूशन ऑफ विंग्स स्टार्टेड इन रेप्टाइल्स। और ये चीज हम लोग को ये चीज प्रूव कर देता है कि जो ये जो बर्ड है और ये जो डायनासोर है ये दोनों एक दूसरे से काफी जो ज्यादा रिलेटेड हैं, यानी कि जो डायनासोर थे क्या, वो थे रेप्टाइल्स, उन्हीं रेप्टाइल से जो है आज बर्ड इवॉल्व हुआ है और ये दोनों आपस में बहुत ज्यादा रिलेटेड है और वहीं से बेसिकली डायनासोर से ही जो है एवोल्यूशन हुआ है विंग्स का, तो आज बर्ड में आया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या, चलिए इसको देख लेते हैं। कैन द विंग ऑफ ए बटरफ्लाई एंड द विंग ऑफ ए बैट बी कंसीडर होमोलोगस ऑर्गन, वाई और वाई नॉट। क्या जो है पंख जो होता है तितली यानी कि बटरफ्लाई का और बैट का वो कंसीडर हम लोग कर सकते हैं होमोलोगस ऑर्गन में, कर सकते हैं तो क्यों, और नहीं भी कर सकते हैं तो क्यों नहीं। ठीक, तो द विंग ऑफ ए बटरफ्लाई एंड ए विंग ऑफ ए बैट आर सिमिलर इन फंक्शन। देखो विंग हो बटरफ्लाई का या बैट का, ठीक, दोनों मदद करते हैं उड़ने में, यानी कि इनका फंक्शन सेम है। ठीक, दिस हेल्प द बटरफ्लाई एंड बैट इन फ्लाइंग, दोनों मदद करते हैं उनको उड़ने में, सिंस दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, लेकिन उनका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंस है, सो दे आर एनालोगस ऑर्गन एंड नॉट होमोलोगस ऑर्गन। तो ये एकदम इजी क्वेश्चन था, उनका क्या है फंक्शन सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। ठीक, तो इसीलिए वो क्या है एनालोगस ऑर्गन है, होमोलोगस ऑर्गन उनको हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर हम लोगों ने रीजन भी दे दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर फॉजिल्स, व्हाट डू दे टेल अस अबाउट प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। फॉजिल्स क्या होते हैं और ये बेसिकली हम लोग को क्या बताते हैं एवोल्यूशन के प्रोसेस के बारे में। ठीक, तो जो फॉजिल्स होते हैं आर प्रिजर्व्ड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट वंस एग्जिस्टेड ऑन अर्थ। फॉजिल्स जो होते हैं
वो क्या होते हैं, बताते हैं कि कोई जो ऑर्गेनिज्म है वो पहले अर्थ पे एग्जिस्ट करता था, ठीक। हम लोग को बेसिकली फॉसिल्स क्या होता है, वो जो होता है प्रिजर्व्ड रिमेन्स होता है, जो कि हम लोग को मिलता है जमीन के अंदर से, उसको खुदाई करने पे, डिग करने पे हम लोग को मिलता है। कुछ बॉडी का पार्ट्स होता है जो डिकम्पोज नहीं हो पाया होता है, कुछ होता है स्ट्रक्चर, कुछ शेप मिल जाता है हम लोग को पत्थर पे, कुछ ऑर्गेनिज्म के बॉडी का स्ट्रक्चर। तो बेसिकली फॉसिल्स इसी को हम लोग कहते हैं। और ये क्या बताता है, तो दे टेल अस अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर फ्रॉम सिंपल स्ट्रक्चर टू कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म। और ये हम लोग को बताता है कि कैसे पहले जो थे ऑर्गेनिज्म वो सिंपल स्ट्रक्चर के थे और कैसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के होते गए। दे टेल अस अबाउट द फेज ऑफ एवोल्यूशन थ्रू which they must have undergo in under sustain themselves in कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट। और ये हमको साथ में ये भी बताते हैं कि कैसे एवोल्यूशन में, कैसे जो है जो डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए अपने अंदर नया नया कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करते हैं। तो बेसिकली फॉसिल्स यही हम लोग को बेसिकली ये एविडेंस देता है हम लोग को एवोल्यूशन का, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। सो क्वेश्चन कुछ है पेज नंबर 158 पे, चलिए उनको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, वाई आर द ह्यूमन बींग्स हु लुक सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ साइज, कलर एंड लुक्स सेड टू बिलोंग टू द सेम स्पीसीज। देखो हम लोग ह्यूमन बींग्स की बात की जाए तो डिफरेंट जो ह्यूमन बींग्स हैं एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं। वो लुक में हो, यानी कि उनका कैसा बॉडी का स्ट्रक्चर है, जैसे साइज क्या है, कलर क्या है, बॉडी का स्क्रीन क्या है, इन सब के इतना डिफरेंस होने के बाद भी उनको सेम स्पीसीज क्यों कहा जाता है। पहला चीज हम लोग स्पीसीज सेम कब कहते हैं, जब स्पीसीज सेम है, यानी कि दो इंडिविजुअल अगर उनका स्पीसीज सेम है तो वो जब रिप्रोडक्शन करेंगे तो उनका जो ऑफस्प्रिंग होगा वो फर्टाइल होगा, यानी कि वो भी फर्टाइल रिप्रोडक्शन कर पाएगा। तो ये जितने भी जो ह्यूमन बींग्स के ये जो कलर हैं, साइज हैं, ये सारे उनके फीचर हैं, ह्यूमन बींग्स के फीचर हैं। वो डिफरेंट फीचर्स के भी अगर हम लोग ह्यूमन बींग्स को लाते हैं, एक काला है, एक गोरा है, एक लंबा है, एक छोटा, उनका रिप्रोडक्शन कराते हैं तो उनसे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा वो फर्टाइल होगा। इसी के वजह से जो है सारे ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो सिंगल स्पीसीज होते हैं। तो ये एकदम ये इजी क्वेश्चन था, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। ये जितने भी हैं ह्यूमन बींग्स के फीचर हैं, ये डिफरेंट फीचर होने के बाद भी अगर ह्यूमन बींग्स को हम लोग लाएं, डिफरेंट कलर के लाएं, डिफरेंट साइज के लाएं, तब भी वो लोग कैपेबल हैं रिप्रोडक्शन करने के लिए और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए, इसीलिए वो जो है सेम स्पीसीज के हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलिए हम लोग चलते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो इन एवोल्यूशनरी टर्म्स वी कैन से विच एमंग बैक्टीरिया, स्पाइडर, fish and chimpanzee have a better body designs, why और why not। अब इवोल्यूशनरी टर्म्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम लोग किसको कह सकते हैं, कैन वी से दैट एमंग, क्या हम लोग इस सब में से कह सकते हैं बैक्टीरिया, स्पाइडर, फिश एंड चिंपैंजी में जो है कौन बेटर बॉडी डिजाइन का है, और किसी को कह सकते हैं तो क्यों कह सकते हैं, और नहीं कह सकते हैं तो क्यों नहीं कह सकते हैं, ठीक। तो देखो पहली चीज, इवोल्यूशन का मतलब ये नहीं है कि वो जब भी नया ऑप्शन प्रोड्यूस हो वो बेटर बॉडी डिजाइंस का हो, और उसका ये भी मतलब नहीं है कि जो पुराने स्पेसीज हैं वो या फिर जो पुराने ऑर्गेनिज्म हैं वो इनसफिशियंट हैं आज के नए वाले ऑप्शनिंग से। ये चीज प्रूफ्ड है। आज बैक्टीरिया को देख लो, वो जितना हार्श कंडीशन में सरवाइव कर सकता है, हम लोग ह्यूमन बींग्स भी उतना टेम्परेचर पे, वो हाई टेम्परेचर में भी सरवाइव करता है लेकिन हम लोग नहीं कर सकते हैं। वो लो टेम्परेचर में सरवाइव करता है, हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन में हम लोग इवोल्यूशनरी टर्म्स के अकॉर्डिंग इवोल्यूशन को हम लोग कभी भी प्रोग्रेस से इक्वेट नहीं कर सकते हैं। ये सारे जो ऑर्गेनिम्स है, बैक्टीरिया हैं, स्पाइडर्स हैं, फिश हैं, चिंपैंजीज हैं, इन सब का अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग इनका काम है, ठीक। इनका कभी भी हम लोग प्रोग्रेस के साथ इक्वेशन नहीं लगा सकते हैं। तो बेसिकली यही इसका आंसर, आप लोग ये लाइन बाय लाइन पढ़ लेना। बेसिकली यही चीज है कि एवोल्यूशन को हम लोग प्रोग्रेस से इक्वेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सब अपना 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 फीचर लेके आए हैं, ठीक। ये सारे जो है बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि ब्रांचेज हैं एवोल्यूशन के, ठीक। तो चलिए आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन को। ये एनसीईआरटी का बुक का बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन होता है, चैप्टर के बाद लास्ट में होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, ए मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट कंसिस्टेड ऑफ ब्रीडिंग tall
pea plant bearing violet flowers with short pea plant bearing white flowers. ठीक है, the progeny of all bore violet flowers but almost half of them were short. This suggests that genetic makeup of the tall parent can be described as. ठीक, यहाँ पर बेसिकली हम लोग का जो पेरेंट प्लांट है, ठीक है, उसका जेनेटिक मेकअप जो है वो हम लोग को बताना है क्या होगा. ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल डब्ल्यू. ठीक है, ये यहाँ पर आप लोगों को मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दे दिया हूँ, एकदम इजी, आप लोग क्रॉस करा के देख लेना. ठीक है, आप लोग से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. जिनको नहीं सॉल्व होगा वो लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा. इजी है इसीलिए मैं आप लोग के लिए ये छोड़ रहा हूँ, ये लेंदी हो जाएगा लेक्चर ज़्यादा, तो आप लोग इसको ऐसे अपने से सॉल्व कर लीजिए. ठीक है, चलिए हम लोग आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं. सो नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2, एन एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन इज. अब ये 4 ऑप्शन हम लोग को दिए हैं, इसमें बताना है कौन जो है वो होमोलोगस ऑर्गन है. ठीक, तो पहला ऑप्शन जो है आवर आर्म एंड डॉग्स 4 लेग. क्या ये होमोलोगस स्ट्रक्चर है? तो ऑफकोर्स ये देखो, ये दोनों का जो है स्ट्रक्चर जो है वो सेम होता है, हम लोग का आर्म का भी और डॉग्स के लेग का भी, तो ये भी है. ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी देखो, तो आवर टीथ एंड एलिमेंट टस्क. तो देखो ये दोनों का भी स्ट्रक्चर जो है वो सेम होता है. ठीक, और वही पोटैटो एंड रनर ऑफ ग्रास. तो ये दोनों जो देखो, ये जो दोनों जो हैं ये क्या है, स्टेम है, स्टेम मॉडिफिकेशन है. ठीक, तो बेसिकली ये भी सेम है, तो ऑल ऑफ दीज आर आंसर हो जाएगा इसका. ठीक, ये जितने भी दिए हैं ऑप्शन, ये तीनों जो है वो होमोलोगस ऑर्गन है, इनका स्ट्रक्चर सेम है लेकिन फंक्शन डिफरेंट है. ठीक है, इसका ये एक्सप्लेनेशन भी है, तो मैं आपको समझा ही दिया. इन जितने भी ऑर्गन्स दिए हैं ऑप्शन 3 जो है, उन तीनों का जो है वो होमोलोगस है, उनका स्ट्रक्चर सेम है और उनका जो है फंक्शन डिफरेंट है. चलिए हम लोग, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 3, ये क्या बोल रहा है, इन एवोल्यूशनरी टर्म्स वी हैव मोर कॉमन विथ. हम लोग जो है इवोल्यूशनरी टर्म के अकॉर्डिंग हम लोग किससे सबसे ज्यादा कॉमन है, ए चाइनीज बॉय, ए चिंपैंजी, ए स्पाइडर, ए बैक्टीरियम. तो ऑफकोर्स हम लोग चाइनीज बॉय से एकदम कॉमन है. चाइनीज बॉय हम लोग से बॉडी से, हम लोग का उसका फेस दूसरा होता है, हम लोग का फेस डिफरेंस होता है, उसका बॉडी कलर दूसरा है, साइज दूसरा है, हम लोग का साइज, लेकिन वी आर सेम, क्योंकि हम लोग कैपेबल हैं एक चाइनीज बॉय के साथ जो है वो रिप्रोड्यूस कर सकता है. तो बेसिकली ये सबसे ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है. आप लोग चिंपैंजी मत टिक कर देना. ठीक है, क्योंकि ये जो चाइनीज बॉय है ये भी जो है ह्यूमन बींग्स का ही स्पीसीज में आता है, होमोसेपियंस. ये कैपेबल होता है रिप्रोडक्शन करने के लिए. ठीक, ह्यूमन बींग्स, अदर ह्यूमन बींग्स से. ठीक है, तो इन इवोल्यूशनरी टर्म्स वी हैव मोर कॉमन विथ ए चाइनीज बॉय. ठीक, ये क्वेश्चन इजी था, आप लोग भी टिक कर दिए होगे आई होप. चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 4, ए स्टडी फाउंड दैट चिल्ड्रन विथ लाइट colored eyes are likely to have with the color eyes. मतलब एक स्टडी में पाया गया कि जो बच्चा का जो आई का कलर है वो लाइट कलर आई था, उनके पेरेंट का भी जो था उसका भी आई का कलर जो था वो लाइटली था. ठीक, लाइट था. ऑन द बेसिस वी कैन से अबाउट वेदर लाइट आई कलर ट्रेट इज डोमिनेंट और रिसेसिव, वाई और वाई नॉट. क्या हम लोग इस डेटा के अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि कौन सा जो है आज ये जो लाइट आई कलर है ये डोमिनेंट है या रिसेसिव है? तो ऑफ कोर्स नो, क्योंकि यहाँ पर एक पेरेंटल जनरेशन है और उसका जो बच्चा का आई का कलर दिया है वो F1 जनरेशन है. यहाँ पे भी सिर्फ 2 जनरेशन है, तो इसके बेसिस पे हम लोग डोमिनेंट रिसेसिव ट्रेट नहीं बता सकते हैं. एटलीस्ट हम लोग को 3 जनरेशन चाहिए तब हम लोग बता पाएंगे. ठीक, तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 5 और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. ठीक, हाउ आर द एरियाज ऑफ स्टडी मीन्स एवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन इंटरलिंक. कैसे जो है ये एवोल्यूशन जो है और ये क्लासिफिकेशन आपस में इंटरलिंक है. मैंने जो लेक्चर लिया था वहां पे इसको डिटेल में समझाया था. ठीक, लेकिन तब भी मैं यहाँ पर आप लोग को समझा देता हूँ. ठीक, ये आपस में इंटरलिंक क्यों है? तो जो एवोल्यूशन है और ये जो क्लासिफिकेशन है ये 2 ब्रांचेज हैं. पहले तो बायोलॉजी के. ठीक, एवोल्यूशन जो है वो डील करता है
कि कैसे ऑर्गेनिज्म जो है इवॉल्व हुए हैं। ठीक, वही जो क्लासिफिकेशन है वो डील करता है कि कौन ऑर्गेनिज्म कितना एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है और उनका क्लासिफिकेशन करता है। ठीक, लेकिन इस टॉपिक में, इस क्वेश्चन में हम लोग को ये स्टडी करना है, बताना है कि इन दोनों जो हैं, इन दोनों ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी के बीच में लिंक है। ठीक, तो जो सिमिलरिटीज इन कैरेक्टरिस्टिक एमंग ऑर्गेनिज्म अलाउ अस टू क्लासिफाई देम इनटू ग्रुप्स। ठीक, अब सिमिलरिटीज कोई भी दो ऑर्गेनिज्म ले लो, वो आपस में बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं, तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि हाँ वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड हैं, यानी कि सिमिलरिटीज के बेसिस पे हम लोगों ने क्लासिफिकेशन को किया। ठीक, अगर मान लो इफ two species share a lot of common characteristic, we will say that they are very closely related। हम लोग जान गए कि हाँ दो ऑर्गेनिज्म है, वो उनके पास, दोनों के पास बहुत ज़्यादा सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक है, तो हम लोग कह दिए कि वो बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड हैं। एंड द मोर क्लोजली दे आर रिलेटेड, द मोर रिसेंटली दे हैड ए कॉमन एंसेस्टर। अगर दो ऑर्गेनिज्म जो है वो आपस में बहुत ज़्यादा कॉमनली रिलेटेड हैं, तो उनके कॉमन एंसेस्टर भी होंगे। तो यहाँ पर कॉमन एंसेस्टर क्या है, हम लोग टाइम के बैक में जाके इसको एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि ये एवोल्यूशन जो है और क्लासिफिकेशन जो है आपस में इंटरलिंक है। कैसे इंटरलिंक है कि क्लासिफिकेशन जो हम लोग कर रहे हैं वो एवोल्यूशन के बेसिस पे कर रहे हैं, हम लोग कॉमन एंसेस्टर उसका देख ले रहे हैं। ठीक, दो ऑर्गेनिज्म आपस में सिमिलर हैं, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक को शेयर कर रहे हैं, यानी वो सिमिलर हैं, वो दोनों सिमिलर हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं, यानी कि उनका कॉमन एंसेस्टर भी होगा। तो यहाँ पर आ गया एवोल्यूशन, और वो एक दूसरे से कितना क्लोज है वो हो गया क्या, क्लासिफिकेशन। ठीक, तो आई होप आपको ये चीज इंटरलिंक समझ में आया होगा। एक एग्जांपल के भी मदद से हम लोग समझ सकते हैं। एक ब्रदर और सिस्टर का एग्जांपल ले लो। वो एक ब्रदर और सिस्टर जो है वो आपस में बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड होंगे। क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट एक है, माता पिता। ठीक, वही सिस्टर है और उसका कजन ले लो, तो वो भी आपस में रिलेटेड है, लेकिन उसके भाई के मुकाबले वो कम रिलेटेड है। और ये आपस में रिलेटेड क्यों है? क्योंकि इन दोनों का भी कॉमन एंसेस्टर है, उनके ग्रैंड पेरेंट। ठीक है, तो नाउ वी कैन कंसिडर दैट क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेसीज इज द रिफ्लेक्शन ऑफ देयर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अब यहाँ पर हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं, ये जो क्लासिफिकेशन होता है स्पेसीज का, वो प्रतिबिंब होता है, रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होता है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द टर्म एनालोगस एंड होमोलोगस ऑर्गन विथ एग्जांपल्स। हम लोग को बेसिकली होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन का एक डेफिनेशन देना है और साथ में उसका एक एग्जांपल लेना है। ठीक, तो एनालोगस ऑर्गन क्या होता है? तो एनालोगस ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन्स which have similar function but different structure। एनालोगस ऑर्गन वैसे ऑर्गन होते हैं जिनका जो है फंक्शन सिमिलर होता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। द विंग ऑफ बैट एंड ए बर्ड आर एनालोगस ऑर्गन। अब पंख की बात की जाए तो जो बर्ड का पंख होता है और जो बैट का पंख होता है वो दोनों जो है उड़ने में मदद करता है, फंक्शन सिमिलर है लेकिन इन दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। ठीक, होमोलोगस ऑर्गन, होमोलोगस ऑर्गन्स आर दोज विच हैव सिमिलर स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन। इसमें जो होता है ये सिमिलर स्ट्रक्चर में होते हैं होमोलोगस ऑर्गन, लेकिन इनका फंक्शन डिफरेंट होता है। जैसे कि विंग ऑफ ए बैट एंड आर्म ऑफ ए मैन आर होमोलोगस ऑर्गन। जैसे कि देख लो, हम लोग का जो हैंड आर्म है और जो बैट का जो विंग है, उन दोनों का स्ट्रक्चर, हम दोनों का स्ट्रक्चर जो है सेम है, लेकिन हम लोग का जो आर्म है वो ग्रास्पिंग परफॉर्म टास्क करने में काम आता है, लेकिन वही जो बैट का विंग है वो उसे उड़ने में मदद करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, इसमें क्या करना है? आउटलाइन ए प्रोजेक्ट विच एम्स टू फाइंड द डोमिनेंट कोट कलर इन डॉग्स। हम लोग को एक बेसिकली मेंडल साहब का एक क्रॉस एक्सपेरिमेंट कराना है जिसमें हम लोग को दिखाना है कि डॉग के अंदर जो कलर है उसमें कौन सा डोमिनेंट है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा? फॉर दिस टेक ए ब्लैक होमोजाइगस मेल। ब्लैक होमोजाइगस मेल का मतलब लेट से कि हम लोग यहाँ पर बी से डिनोट कर रहे हैं कलर कोड को। ठीक, तो कैपिटल बी होगा तो वो कलर ब्लैक होगा, उसका कलर कोट का कलर डॉग का, और अगर स्मॉल बी होगा तो उसका कोट का जो कलर होगा वो क्या होगा? ब्राउन होगा। लेट से हम लोगों ने मान लिया। ठीक, अब हम लोग जो मेल वाला जो है, मेल वाला जो डॉग है उसके लिए हम लोग क्या ले रहे हैं? होमोजाइगस ब्लैक, यानी कि कैपिटल बी कैपिटल बी। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया। ठीक है, और जो फीमेल वाला के लिए ले रहे हैं, चलो व्हाइट ही यहाँ पर मैंने लिख दिया है, तो ये जो स्मॉल बी का मतलब हो जाएगा व्हाइट हो जाएगा। चलो, उसके लिए अगर हम मेल की बात हो गई, वाइल्ड होमोजाइगस फीमेल, और फीमेल व्हाइट जो फीमेल है डॉग उसके लिए हम लोग होमोजाइगस ले रहे हैं। ठीक, तो स्मॉल बी और स्मॉल बी। ठीक है,
कैपिटल बी जो है मेल का हो जाएगा और स्मॉल बी जो स्मॉल बी है वो फीमेल का हो जाएगा। ये जो फीमेल है ये प्योर वाइट है और ये जो मेल है ये प्योर ब्लैक है। ठीक, इन दोनों का अब हम लोग गैमिट बनाएंगे, क्रॉस कराएंगे, तो उसके लिए हम लोग को पुनेट स्क्वायर बनाना पड़ता है। तो एक साइड हम लोगों ने मेल को रख दिया, एक साइड फीमेल को रख दिया। इसका जो गैमिट है या तो एक गैमिट में हम लोग जानते हैं एक ही अलील जाता है, तो या तो एक भी स्मॉल बी जाएगा या एक इधर स्मॉल बी, या इसमें से भी एक कैपिटल बी और या कैपिटल बी। क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, चारों जो ऑफस्प्रिंग हम लोग को मिले कैपिटल बी स्मॉल बी के मिले। इसमें हम लोगों ने क्या पाया कि जितने भी जो डॉग प्रोड्यूस हुए थे, यानी कि जो पॉप्स प्रोड्यूस हुए थे, पॉपी जो प्रोड्यूस हुए थे, वो सारे के सारे जो थे वो क्या हो गए थे, काले हो गए थे। और वहाँ यहाँ पर व्हाइट कलर जो था वो मतलब कि रिसेसिव हो गया और जो ब्लैक कलर है वो डोमिनेंट हो गया। क्यों डोमिनेंट हो गया? क्योंकि ये F1 जनरेशन है, इसमें जो कलर एक्सप्रेस हुआ वही होता है डोमिनेंट कैरेक्टर। ठीक, डोमिनेंट ट्रेट। तो यहाँ पर ब्लैक कलर जो है डोमिनेंट हो गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट से बता दिया ये F2 जनरेशन है। F2 जनरेशन में भी आप लोग ये इसके दो ऑप्शन लो, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, इसके भी गैमिट बनाओ। गैमिट बना के देखो यहाँ पर क्रॉस कर दिया तो इसमें हम लोग पाएंगे कि 50% जो थे, ठीक सॉरी 70% जो थे उनका जो डॉग का जो कोट का कलर हुआ वो क्या हुआ, ब्लैक हुआ। और उसमें जो है 25% जो था पपी या डॉग उसका जो कोट का जो कलर हुआ वो क्या हो गया, स्मॉल, ये सॉरी यहाँ पर ये आप लोग यहाँ पर स्मॉल भी कर लेना क्रॉस कराने में, वो क्या हो गया, व्हाइट कलर का हो गया। ठीक है, तो बेसिकली आपको यहाँ F1 जनरेशन में ही पता चल जाएगा। और मैंने F2 जनरेशन क्यों दिया, क्योंकि एटलीस्ट हम लोग को 3 जनरेशन का क्रॉस कराना पड़ता है। ऐसा हम लोग को शॉर्टकट नहीं मारना, आप लोग एग्जाम में इसको अच्छे से आप लोग बना लेना। ठीक है, तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। So question number 8, explain the importance of fossils in deciding evolutionary relationship। हम लोग को फॉसिल्स का जो है एक ऐसा इंपॉर्टेंस बताना है जिसमें डिसाइड किया जाता है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को। ठीक, तो देखो एक आर्कियोपैरेक्स जो होता है वो एक क्या होता है, बर्ड होता है। ठीक है, वो बर्ड होता है। ठीक, वो हम लोग को फॉसिल्स के रूप में मिला था बहुत पहले। ठीक है, देखो पहले फॉसिल्स जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इवोल्यूशनरी एविडेंसेस को फाइंड करने में। बाय द नोइंग एज ऑफ फॉसिल्स वी कैन नो द एवोल्यूशन प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अगर हम लोग जान जाए कि कोई भी फॉसिल कितना पुराना है तो हम लोग इवोल्यूशन प्रोसेस पता कर सकते हैं उस ऑर्गेनिज्म का। ठीक, अब एक देखो इस एग्जाम्पल से एक हम लोग समझते हैं कि कैसे जो फॉसिल है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को फाइंड करने में। ठीक, आर्कोपायरेक्स जो है एक बर्ड लाइक मतलब बर्ड की तरह दिखने वाला एक फॉसिल था जो कि हम लोग को मिला था पहले, लेकिन उसके पास कुछ ऐसे फीचर जो थे वो रेप्टाइल्स हैं। यानी कि आर्कोपायरेक्स एक बर्ड था जिसका पंख था, उसके साथ साथ जो था उसके पास टीथ भी था और तेल भी था। ठीक, जो कि रेप्टाइल के पास होता है। तो आर्कियोपैरेक्स जो है इज देयर फॉर ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड बर्ड। यानी कि आर्कियोपैरेक्स जिसके पास पंख था, पूंछ था, दांत था, टीथ था, इसके बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि आज के बर्ड के पास सिर्फ जो है विंग होता है। यानी कि उस आर्कियोपैरेक्स से ही, यानी कि रेप्टाइल्स था वो, उस रेप्टाइल से ही जो है ये बर्ड इवॉल्व हुआ है। Hence suggest the bird has evolved from reptiles। तो इस आर्कियोपैरेक्स का फॉसिल्स हम लोग देख के ये चीज डिसाइड कर लिए हैं कि रेप्टाइल से जो ही है बर्ड आज इवॉल्व हुआ है। ठीक है, ये चीज आपको ये चीज समझ में आ गया होगा आई होप। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट एविडेंस डू वी हैव फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ फ्रॉम इनएनिमेट मैटर। यानी कि ये एक्सपेरिमेंट था ओरिजिन ऑफ लाइफ का, कैसे लाइफ का ओरिजिन हुआ था। तो उसमें दो साइंटिस्ट जो थे, एक थे एसएल मिलर और एक जो थे सी यूरे। ठीक, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था जो कि एटमॉस्फेयर बनाया था सेम पहले अर्थ की तरह। उसमें उन्होंने उसी तरह सेम एटमॉस्फेयर बनाया था जिसमें ऑक्सीजन नहीं था। ठीक, और वहाँ पर 100 डिग्री से टेम्परेचर थोड़ा सा कम था, तो उन्होंने 100 डिग्री का टेम्परेचर भी उस एक्सपेरिमेंट में क्रिएट किया था। ठीक, और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने लिया था कुछ कंपाउंड्स को, कुछ मॉलिक्यूल्स को। ठीक, तो उसमें क्या था, अमोनिया था, मीथेन था, हाइड्रोजन सल्फाइड था, ऑक्सीजन नहीं था और वाटर था। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, लाइटनिंग किया। उसके लिए उन्होंने 2 वायर का यूज किया था, उस वायर में करंट फ्लो करा के लाइटनिंग कराया। कुछ टाइम के बाद, 1 वीक के बाद क्या हुआ, उस जो एक्सपेरिमेंट के बाद में रिजल्ट में हम लोग को मिला था सिंपल कंपाउंड जो कि कार्बन इंक्लूडिंग था, यानी कि अमीनो एसिड मिला था। और इसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने बेसिक बताया था
कि हाँ ये लाइफ बेसिकली सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर से जो है वो इवॉल्व हुआ है, और आज उसी के वजह से जो है पहला लाइफ है अर्थ पे, और उसी पहला लाइफ से इवोल्यूशन होके आज इतना सारा डाइवर्सिटी हम लोग के अर्थ पे मिलता है। ऐसे ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में नहीं आएगा, एवोल्यूशन तो इस बार हट गया, लेकिन तब भी मैंने समझा दिया, ठीक है। ऊपर वाला भी क्वेश्चन तो था वो एवोल्यूशन से रिलेटेड था, वो भी क्वेश्चन इस बार के एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गिव राइज टू मोर वाइबल variation than asexual reproduction. How does this affect in evolution of this organism that reproduce sexually? देखो हम लोग को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कैसे जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें ज़्यादा वेरिएशन आता है, ठीक। और साथ में हम लोग को ये बताना है कि ये जो सेक्सुअल कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो उसको एवोल्यूशन में क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक। तो पहला चीज, सेक्सुअली जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें ऑफरिंग जो है वो रिसीव करता है जेनेटिक मटेरियल क्या कहाँ से, पेरेंट्स से अपने, ठीक, जिसमें 50% फादर और 50% मदर देते हैं, ठीक। सो यहाँ पर क्या होता है, जेनेटिक जो वेरिएशन है वो ज़्यादा पॉसिबल होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है उसके पास सेम जेनेटिक मटेरियल होता है अपने पेरेंट के, बस यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा जेनेटिक वेरिएशन पॉसिबल होता है। यहाँ पर एक ही पेरेंट दे देता है अपना जेनेटिक मटेरियल सिंपल अपने ऑफस्प्रिंग को, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट का जेनेटिक मटेरियल कंबाइन हो गया आता है, ठीक। तो वहां पर वेरिएशन ज्यादा हो जाता है, एक चीज क्लियर, ठीक। अब ये जो वेरिएशन है, अब वेरिएशन ज्यादा क्रिएट हो रहा है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में, तो ये वेरिएशन हम लोग जानते हैं स्पेसीज को कितना सर्वाइव करने का कंडीशन देता है, ऑल कंडीशन में सर्वाइव करने का कैपेबिलिटी देता है, और ये वेरिएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ज्यादा वेरिएशन आया है तो ज्यादा वेरिएशन की वजह से जो है सेक्सुअली जो रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है वो ज्यादा सर्वाइव करेंगे चेंजिंग इन्वायरमेंट में। दिस विल स्लोली लीड टू द एवोल्यूशन ऑफ बेटर एडॉप्टेड स्पीसीज, और ये वेरिएशन ही ना जो है आगे चल के एक्यूमुलेट होते होते एवोल्यूशन कर देता है। दस वेरिएशन हेल्प इन द एवोल्यूशन ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, और इसी प्रकार से जो है एवोल्यूशन मदद करता है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। हाउ इज द इक्वल कंट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट इंश्योर्ड इन प्रोजेनी, कैसे जो है इक्वल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन होता है मेल और पेरेंट्स के द्वारा उसके प्रोजनी में। तो इसमें बेसिकली समझने वाला चीज़ है, समझा देता हूँ। जब जब मेल जो है, ये मान लो ये एक मेल है और ये दूसरा जो है ये फीमेल है, ठीक है। अब ये जो इनके पास जो है 46 होते हैं क्रोमोजोम्स या 23 पेयर्स में होते हैं। जब गेमिट बनता है गैमिट, तो उसमें 50% के क्रोमोजोम हो जाते हैं, यानी कि 23 जो होते हैं मेल होते हैं हो जाते हैं गैमिट में, और 23 जो क्रोमोजोम है वो फीमेल के गैमिट में हो जाते हैं। और ये 23 मिल के, यानी कि ये 50% हुआ, ये 50% हुआ, और ये 50-50 मिल के जब ये आपस में फ्यूज करते हैं तो जो जाइगोट बनता है वहां पर फिर ये रिस्टोर हो जाता है, 46 क्रोमोजोम हो जाता है, ठीक है, और ये 100% हो जाता है। तो बेसिकली इसी मैकेनिज्म पे जो है ये अपना इंश्योर करते हैं कि उसके प्रोजनी में जो है इक्वल अमाउंट में कंट्रीब्यूशन हुआ है। तो बेसिकली आई होप आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आ गए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 12, इस चैप्टर का अब लास्ट क्वेश्चन, ओनली वेरिएशन दैट कॉन्फर एन एडवांटेज टू एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विल सर्वाइव इन ए पॉपुलेशन, डू यू अग्री विथ दिस स्टेटमेंट, वाई और वाई नॉट। ये जो वेरिएशन है सिर्फ यही जो है इंडिविजुअल को एडवांटेज देता है किसी भी पॉपुलेशन में सरवाइव करने के लिए। क्या आप इस स्टेटमेंट से राजी हो? राजी हो तो क्यों, और नहीं हो तो भी क्यों नहीं हो, ठीक। तो ऑफ कोर्स यस, ठीक। ये जो है यस, वेरिएशन दैट कॉन्फर एन एडवांटेज टू एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, ये जो वेरिएशन है ये एडवांटेज देता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को, ठीक। द ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव लॉन्गर इन इन्वायरमेंट इन एन इन्वायरमेंट एंड मेंटेन इट्स एग्जिस्टेंस इन पॉपुलेशन। ये वेरिएशन के ही वजह से जो है वो ऑर्गेनिज्म जो है उस पॉपुलेशन में, उस चेंजिंग इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर पाता है और अपने लाइफ को मेंटेन कर पाता है, ठीक है। ये वेरिएशन उसके लिए बहुत जरूरी होता है, ठीक है, एडवांटेज होता है। मैं एग्री हूँ और मैंने रीजन दिया क्योंकि वो जो है उसी के वजह से जो है वेरिएशन के वजह से जो है वो इन्वायरमेंट में ज़्यादा समय तक टिकता है, अपना सर्वाइव करता है और उस पॉपुलेशन में अपना एग्जिस्टेंस बनाए रहता है, ठीक। ये वेरिएशन ही उसको एडवांटेज देता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।
सो अगर से आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे अच्छा लगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल बटन को दबा दीजिए जिससे जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट मिल जाए। तो थैंक यू सो मच। चलिए अब हम लोग मिलते हैं अपने नए लेक्चर में अब।